दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के उदयपुर ज़िले से। और इसी ज़िले के अंतर्गत एक अलसीगढ़ गांव में सुखाराम नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास होती है। सुखाराम की पत्नी नहीं थी। 3 साल पहले एक बीमारी के चलते उसका देहांत हो चुका था। सुखाराम का एक लौता बेटा होता है जिसका नाम विनोद होता है। जी हाँ दोस्तों, विनोद ने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी और फिलहाल वो किसी नौकरी की तलाश में था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके मन मुताबिक उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कभी तो पैसे कम होते थे तो कभी नौकरी अच्छी नहीं होती थी। दोस्तों, अगर हम सुखाराम की बात करें, जो घर का मुखिया होता है, वो एक किसान होता है। इसके पास 10 से 8 एकड़ ज़मीन होती है और इस ज़मीन में अच्छी खासी खेती होती है, अच्छा खासा पैसा आता है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इनका जीवन काफ़ी अच्छे से कट रहा था। अब कमी थी तो उस घर में सिर्फ एक औरत की कमी थी। सुखाराम अपने बेटे को कई बार समझा चुका था कि वो जवान हो चुका है, पढ़ाई लिखाई ख़त्म उसने कर ली है, नौकरी भी एक न एक दिन लग जाएगी, उससे पहले तू शादी कर ले। लेकिन विनोद ने अपने पिता सुखाराम को साफ साफ कह दिया था कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक वो शादी नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से तकरीबन जब 6 महीने का समय गुजर जाता है तो विनोद की नौकरी की तलाश खत्म हो जाती है और उसकी नौकरी बैंक में लग जाती है। गांव में बाप बेटों की चर्चा काफ़ी बढ़ जाती है। इन दोनों की तारीफ़ कर रहे थे और यही कह रहे थे कि सुखाराम का बेटा कामयाब हो गया है, उसने अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, अब गांव के लोग सुखाराम से यही कह रहे थे कि अब तुझे अपने बेटे विनोद की शादी कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सुखाराम गांव के लोगों को ये कहकर टाल दिया करता था कि जब उसकी मर्जी होगी, मेरे बेटे की मर्जी होगी, तभी मैं उसकी शादी करूँगा, उससे पहले उसकी शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, गांव के लोग कुछ सुखाराम को ये भी कहते थे कि अब तुम्हारा लड़का शादी करने के लायक है और हमने उसके मुंह से भी सुना है कि वो शादी करना चाहता है। तो सुखाराम को ये बात अच्छी लगती है कि अब उनका बेटा विनोद शादी करना चाहता है, इसीलिए सुखाराम उसके लिए इधर उधर लड़की देखना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, लड़की जब देखता है तो कभी तो लड़की इनको पसंद नहीं आती है तो कभी परिवार इनको पसंद नहीं आता है। इस तरीके से इनकी हैसियत के हिसाब से इनको कोई लड़की नहीं मिल पा रही थी। लेकिन दोस्तों, तकरीबन जब 4 महीने का समय और गुजरता है तो सुखाराम का एक रिश्तेदार सुखाराम के पास आता है और उनसे कहता है कि पास के ही गांव में एक आरती नाम की लड़की है जो कि पढ़ी लिखी है, समझदार है और काफ़ी अच्छी है। एक बार आप चल के देख लीजिए, अगर आपको पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सुखाराम को ये बात अपने रिश्तेदार की पसंद आ जाती है। वो उसको साथ लेता है और आरती को देखने के लिए उसके घर पर चला जाता है। वो जब आरती को एक ही नज़र में देखता है तो पसंद कर लेता है। उसके बाद दोनों परिवार बैठ के बात करते हैं, दोनों का रिश्ता पक्का करवाया जाता है। यानी कि जो विनोद होता है उसको भी देखने के लिए आरती के घर परिवार वाले आते हैं तो विनोद को भी पसंद कर लेते हैं, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी वाला आदमी था, सरकारी नौकरी कर रहा था, बैंक में नौकरी कर रहा था, तो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। अब आज की डेट में सरकारी नौकरी वाले लोग तो जल्दी से मिलते नहीं हैं। तो दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद शादी की दिन तारीख रखी जाती है। तकरीबन जब 6 महीने का समय गुजरता है तो 6 महीने के बाद विनोद दूल्हा बनता है और बारात लेकर आरती की चौखट पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जो कुछ भी रस्में होती है, बारातियों का खाना पीना होता है, उसके बाद फेरे होते हैं, वो सब निभाए हो जाते हैं, सब कुछ काम किया जाता है। शाम के वक्त विदाई होती है तो विनोद आरती को अपनी दुल्हन बना के अपने घर पर लेकर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आरती भी अपने पति विनोद से काफ़ी खुश थी। धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो वो अपने पति और उसके परिवार को काफ़ी अच्छे से संभाल लेती है। तकरीबन जब 1 महीने का समय गुजरता है तो एक दिन आरती सुबह सुबह, आरती के अंदर ये सबसे बड़ी आदत थी कि वो सुबह सुबह पूजा पाठ किया करती थी, भजन किया करती थी और अपने पति और अपने ससुर को गंगा जल पिलाया करती थी। अच्छा, आरती की इस आदत से उसके जो ससुर सुखाराम थे वो काफ़ी खुश थे। इसीलिए वो घर का जो कामकाज होता है, जो कुछ भी मतलब तिजोरी की चाबी होती है, पैसे का हिसाब किताब होता है, वो सब उसके हाथ में दे देते हैं। अब आरती के हाथ में ये सब आ जाता है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। घर परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सुखाराम खेतों में काम कर रहा था। खेतों में उसने पानी भी चलाया था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है। उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। तो डॉक्टर साहब जब उसका इलाज करते हैं तो घर परिवार वालों से, विनोद से और उसकी पत्नी आरती से कहते हैं कि ये अब खेती का काम ज़्यादा नहीं कर सकते, किसानी का काम ज़्यादा नहीं कर सकते, अब इनको आराम की ज़रूरत है। अगर ये खेती किसानी का काम ज़्यादा करेंगे तो आगे चल के इनकी जो तबीयत है वो और बिगड़ सकती है।
अब दोस्तों खेती किसानी काफ़ी ज़्यादा थी इसके पास। अब खेती किसानी करे तो कौन करे, क्योंकि नौकर चाकर थे नहीं। तकरीबन जब 2 महीने का समय गुजर जाता है तो खेती में दिक्कत आने लगती है, पानी नहीं लगता है, सिंचाई नहीं होती है। तो सूखाराम सोचने लगता है कि क्यों ना मैं एक नौकर रख लूँ खेती करने के लिए। नौकर रहेगा तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम तो कम से कम मिलेगा। अब वो उसके लिए खेती करने के लिए एक पास के ही गांव जिसका नाम कलवा होता है, कलवा को एक पास के गांव से नौकरी के लिए रख लेता है। कलवा को भी नौकरी की तलाश थी। वो सूखाराम से बात करता है, सूखाराम उसको सैलरी के बारे में बताता है और बताता है कि ऐसे ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। कलवा मान जाता है और उसके बाद इनके यहाँ पर नौकरी करने लगता है। दोस्तों ये जो कलवा होता है जब शाम को खेतों का काम करके जब घर पे आया करता था तो जहाँ पर आरती रहा करती थी, जिस मकान में आरती रहती थी, उसका भी, कलवा का भी जो रूम था वो उसी मकान में था। तो वो मतलब उनके परिवार में ही घुल मिल के रहा करता था। धीरे धीरे आरती जो होती है वो कलवा को पसंद करने लगती है, उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। कलवा को भी ये सब अच्छा लगता है तो वो भी उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये थी कि पूजा पाठ के पीछे आरती के दिल में क्या चल रहा था उसके बारे में घर परिवार वाले कोई भी नहीं जानते थे। जी हाँ दोस्तों, अब कलवा आरती से मिलना चाहता था। वो सोचता था कि क्यों ना अब मिला जाए, लेकिन मिलने की जो दिक्कत थी वो यही थी कि घर में और लोग भी थे, यानी कि उसका जो ससुर था वो भी था और उसका पति विनोद वो भी होता है। अब मिलने के बारे में ही सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई मिलने का प्लान नहीं बन पाता है। तभी कलवा आरती से कहता है कि अगर हमें मिलना है तो हमें सूखाराम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अच्छा, आरती जो होती है पहले तो घबराती है, लेकिन फिर मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है। दोस्तों एक दिन रात के समय में ये दोनों प्लानिंग करते हैं और एक दूसरे, और जो आरती होती है वो कलवा के रूम में चली जाती है उससे मिलने के लिए। तभी कुछ आहट हो जाती है। सूखाराम भी वहीं पर सो रहा था, उसकी भी अचानक से आँख खुल जाती है और इन दोनों को वो देख लेता है। जैसे ही वो इन दोनों को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो शोर मचाने की जैसे ही कोशिश करता है तो ये दोनों पकड़ लेते हैं और गला दबाकर उसकी हत्या वहीं पर कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब ये डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब किया तो क्या किया जाए। ऐसे में अगर विनोद को पता लग जाएगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब ये ऐसा करते हैं कि जो बॉडी होती है सूखाराम की उसको उठाते हैं और रात के समय में ही पास के ही एक खेत में डाल के आ जाते हैं। आने के बाद ऐसा ये प्रतीत होता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके बाद दोस्तों अगले दिन जब सुबह होती है तो आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सब यही सोच रहे थे कि सूखाराम को किसने मार दिया, आखिर सूखाराम की मौत कैसे हुई है। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, पुलिस भी इस केस की छानबीन करने लगती है। लेकिन दोस्तों अब पुलिस के सामने कोई सबूत नहीं था कि आखिर इस मामले को सुलझाया कैसे जाए। दोस्तों अब सूखाराम की बॉडी का पंचनामा बना के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें यही लिखा हुआ था कि सूखाराम की गला दबाकर हत्या की गई है। अब दोस्तों आसपास के लोगों से पुलिस ये पूछने लगती है, विनोद से पूछने लगती है, तो विनोद का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो यही कह रहा था कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है किसने ये सब किया है। अच्छा, अब जो शक की जो सुई होती है वो आरती और नौकर कलवा के ऊपर आके रुक जाती है। इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन इधर उधर की बातें, आरती चली चली बातें कर रही थी। मतलब उसकी बातों से ऐसा महसूस हो जाता है पुलिस को कि इसने ही कुछ ना कुछ किया होगा। लेडीज़ पुलिस जब शक्ति का प्रयोग आरती के ऊपर करती है तो आरती टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि मैं कलवा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि जो ये सूखाराम जो मेरे ससुर थे ये वहीं पर पास में सोया करते थे, जिस वजह से मैं उनसे नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए मैंने इनको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। अब इनको प्लान तो बना लिया था और प्लान के मुताबिक हमने उस काम को अंजाम भी दे दिया था। दोस्तों पुलिस जो होती है वो इन दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके और सबूत मिटाने, उसके बाद और 1-2 मुकदमे इनके ऊपर लगा के इन्हें जेल भेज देती है। आगे चल के इन दोनों को क्या सज़ा होने वाली थी वो तो मैं नहीं बता सकता, उसके बारे में तो आप ही लोग बताओगे कि इन दोनों को क्या सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है, इन लोगों ने जो किया है, आरती ने जो अपने ससुर के साथ किया है, वो वाकई जो शर्मसार करने वाला था, इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि उसका तो पति था,
उसके पति के होने के बावजूद भी उसने एक ऐसा कदम उठाया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और इस तरह के समाज में अगर लोग हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या इसमें राय है, आप अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।